हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में क्लास 10th का हम लोगों ने रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पहले न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है, ये चीजें पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स, यानी रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप्स में मेनली हम लोगों को रेस्पिरेशन के दो टाइप्स पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग और देखें तो जैसे रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा हुआ था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड लेता है और फूड लेने के बाद उस फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी अगर रेस्पिरेशन के सेंटर में देखें तो मेन रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब लेकिन कॉमनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। अब यानी ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर देखें तो रेस्पिरेशन दो तरह का है। अब हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन के ये जो दोनों टाइप्स हैं इनको पढ़ेंगे और इनके आपस में क्या डिफरेंसेस है इसको भी पढ़ेंगे, यानी डिफरेंशियल बेसिस पे रेस्पिरेशन के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन के वो टाइप्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो जो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं इसमें सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट जो टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन के ये जो दो टाइप्स हैं इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हुए इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, या यूं कह लें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये रेस्पिरेशन का वो टाइप है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस था उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड देखते हैं, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है? फूड का हो रहा है।
जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्योंकि ऑक्सीजन अब्सेंट है इसलिए इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का नहीं हो पाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड मटेरियल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब सिंपल सी चीज है फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन लार्ज अमाउंट। चूंकि पूरे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे वेरी लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। अब सिंपली अगर आप देखें तो जैसे वो रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ था कि बेसिकली ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो शुगर का। जो भी कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सबको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब सिंपल सी चीज है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ये हो रहा है, यानी जो भी फूड मटेरियल है उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनता होगा, क्योंकि एनर्जी का जो यू कह लें स्टोर्ड फॉर्म है जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं वो है एटीपी। तो अगर हम देखें कि ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है इनमें एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है चूंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी 38 एनर्जी करेंसीज बनती हैं। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी बनता है। यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल और केवल 2 एटीपी बनते हैं। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस ओनली 2 एटीपी। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका जो केमिकल रिएक्शन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन, उनका प्रोडक्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंशियल पॉइंट है इनका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली है क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस क्या होता है, यानी प्रोडक्ट क्या है। अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो प्रोड्यूस होता है CO2, दूसरा H2O, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे। यानी ग्लूकोज या यू कह ले कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकेज से, इसके ऑक्सीडेशन से CO2, H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये एनर्जी कितना होता है, तो आपने पढ़ा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं।
अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चूंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आप सबने सुना होगा यहाँ पे। तब इसको ऑक्सीडेशन ना कह के इस प्रोसेस को एक दूसरा नेम देते हैं, वो है फर्मेंटेशन। तब इसको नेम देते हैं क्या? फर्मेंटेशन। ऑक्सीडेशन ना कह के क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। नेम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चूंकि ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में फर्मेंटेशन होगा, और बेसिकली ये पाया कहा जाता है जैसे फर्मेंटेशन। एक एग्जांपल देते हैं आपको, ईस्ट। ईस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। अब फर्मेंटेशन से और भी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली ग्लूकोज का क्या हुआ? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग क्या कह लेते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बनता है क्या? एल्कोहल। एल्कोहल बनता है, और इसके साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी। एनर्जी आपने पढ़ा बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। कितना होता है? तो ये एनर्जी ओनली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATPs बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, H2O प्रोड्यूस हो रहा था, और एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एल्कोहल है। यहाँ पे वाटर नहीं बन रहा है, यहाँ पे वाटर था और यहाँ पे वाटर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है? यहाँ पे जो एल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H5OH। तो ये एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के थ्रू ग्लूकोज से एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए। अगर एग्जांपल की बात करें, यानी किस में पाया जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है लगभग सभी में ये एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो भी है, हायर प्लांट्स हो या हायर एनिमल्स हो, लोअर प्लांट या लोअर एनिमल्स, लगभग सब में ये पाया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आप अपने आसपास जो भी प्लांट और एनिमल्स देखते हैं, सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक एग्जांपल आपने अभी देखा ईस्ट का, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर, यू कह सकते हैं, प्लांट है, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। ये क्या करता है? ईस्ट हुआ, और कुछ बैक्टीरिया है, फ्यू बैक्टीरियाज, ये क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया जो है ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ा। जरा एक बार फिर से इसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला जो रेस्पिरेशन है उसको एरोबिक कह लेते हैं। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा एनारोबिक कह लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी पूरी तरह से उसको ब्रेक कर दिया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी, चूंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी क्या होगी? लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा।
और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू 1 ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल और केवल 2 एटीपी ही बन रहे हैं। अगर केमिकल रिएक्शन और उनके प्रोडक्ट की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट या फूड भी लिख सकते हैं, नॉर्मली आपको बुक्स में फूड लिखा हुआ मिलता है, बट बेसिकली अगर देखें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ये इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, CO2, H2O और एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि यहाँ हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यह ऑक्सीजन के अब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक और भी नेम देते हैं, ये नेम है फर्मेंटेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए चेंज हुआ, यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और ये अल्कोहल जो है ये कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, जिसको आप एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके अलावा CO2 और वेरी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब अगर बात करें कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल इन किन ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, तो आप देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म में हायर प्लांट और एनिमल, जैसे हायर प्लांट में आपके आसपास जो भी प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स में खुद ह्यूमन बीइंग है, डिफरेंट अदर एनिमल जैसे काउस, बफेलोज, डॉग्स, रैट्स, जो भी आपके आसपास दिखाई देते हैं, सभी लगभग सब में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ईस्ट हुआ और कुछ बैक्टीरियाज हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, जिनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, वहां पे उनमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उनके सर्वाइबिलिटी के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, यानी अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी उनके लिविंग प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, सर्वाइबिलिटी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप लोगों को रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, यानी ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, यानी ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और उन स्टेप्स में जो भी अलग अलग स्टेप्स हैं उनके कुछ अपने रिक्वायरमेंट होते हैं। दूसरी चीज हमें ये भी जानना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में सेल्स में कहाँ होता है, और क्या रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस जो है ये सेल्स में एक ही जगह होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या पूरा एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, क्या ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है या कुछ और भी पार्ट्स हैं सेल के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो आइए कुछ हम लोग रेस्पिरेशन से रिलेटेड, इस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, तो न्यूट्रिशनल प्रोसेस से है। यानी रेस्पिरेशन में दो चीजों की जरूरत है, एक तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बायोमॉलिक्यूल्स जो भी हैं, और उसके बाद यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या ले रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स।
बायोमॉलिक्यूल्स जो भी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स के साथ साथ हम लोगों को जरूरत है, चूंकि ये न्यूट्रिशनल प्रोसेस से आ रहा है, और दूसरा हम लोगों को जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, आपको हमने कहा कि ये बायोमॉलिक्यूल्स को अल्टीमेटली ब्रेक किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। यानी एक्चुअल जो रेस्पिरेशन में का जो प्रोसेस हो रहा है, यानी इसका जो सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशनल, या यूं कह लें एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस, यहां से स्टार्ट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, नॉर्मल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का है। यानी अगर देखें तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड का मतलब कि ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलके बना है। देखिए C6 लिखा हुआ, कार्बन के आगे 6 लिखा हुआ है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम मिले होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या, 6 कार्बन कंपाउंड। अब देखते हैं सर, हमने तो पहले पढ़ा ये कि ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है जरा देखें तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को एक और भी नाम देते हैं पायरुवेट, इसको पायरुवेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देनी है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में ब्रेकेज का जो प्रोसेस है, इसको नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ग्लाइको यानी ग्लूकोज के लिए यूज हुआ है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकेज, ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज की लाइसिस, टूटना। तो ग्लूकोज की जो लाइसिस हो रही है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सेकंड, ये प्रोसेस कहां पे होता है, क्या ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, नहीं। ग्लूकोज का जो पहला स्टेप है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने का, ये जो स्टेप है ये कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ही पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, यानी कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, यहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, इसमें किसी भी तरह के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड और भी है कि ये जो पायरुविक एसिड है, ध्यान रखिएगा, ये पायरुविक एसिड ये एक 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन इसके स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ये 3 कार्बन, यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन से मिलके बना है, वो 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटेगा तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, यानी एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, आप यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2
पायरुवेट बनते हैं, यानी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहला स्टेप ये रहा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसमें किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी हो। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। पहला स्टेप ये जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला स्टेप सब में सेम होता है, एक जैसा होता है। अब यहां से डिवीजन होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। डिवीजन क्या होता है? अब देखिए यहां से प्रोसेस चेंज हो जाता है, 2 तरह का हो जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी इनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस पायरुविक एसिड को अब फाइनली ये ऑक्सीडाइज करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे? CO2, H2O और एनर्जी। ये तो रिएक्शन आपने पहले पढ़ लिया है। आपने जो रिएक्शन पढ़ा था वो ये सेकंड वाला स्टेप था, यानी बीच में आप जो रिएक्शन वहां पढ़ रहे थे, ये सेकंड स्टेप आपको नहीं बताया गया था, इसलिए यहां चूंकि डिटेल में बताना था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन वाला है। और आपको ध्यान होगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी अब ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये पूरा प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कौन सा प्रोसेस? ये सेकंड वाला स्टेप जो हो रहा है। यानी पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट कर दिया गया, फिर साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड को भेज दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब हम लोगों ने इसको देखा कि यहां से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन डिवाइड हो गए। जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस पायरुविक एसिड को फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं CO2, H2O और एनर्जी में। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, 38 ATP बनेगा, ये सारी चीजें आपने वहां पढ़ रखी हैं। दूसरा जो लाइन है ऑक्सीडेशन का, वो है कौन सा? दूसरा टाइप है एनएरोबिक का। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को और हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। इसी को नेम हम लोगों ने दिया था फर्मेंटेशन। जहां पे बनेगा क्या? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल बनेगा C2H5OH, जिसे इथेनॉल कहते हैं, और इसके साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी, वेरी स्मॉल अमाउंट में। जहां आपने पढ़ा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 2 ATP ही बनता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। यहां पे देखिए सेकेंड स्टेप में जो ऑक्सीजन का जो यूज है वो किस स्टेप में है? सेकेंड स्टेप में है। यानी जब पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, यानी फाइनली उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, वहां जरूरत है ऑक्सीजन की। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग हायर क्लासेस तक, अप टू ग्रेजुएशन तक ये चीजें पढ़ते हैं। तो क्यों ना आप यहीं पे इसको क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट्स को। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने रेस्पिरेशन के टाइप्स और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। इसको आप लोग जरूर अपने नोट्स में ऐड करिएगा, नोट्स आप लोग इसका जरूर बनाइएगा और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको बताते हैं उनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी
बहुत ही ये जरूरी चीजें हैं। तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अब ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट होता है और आप लोग ये वीडियोस देखते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।